हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। यानी कि दूसरों की गलतियों से भी सीखिए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी इतनी बड़ी नहीं होगी कि आप हर एक गलती खुद करके देखो। ठीक है, तो हमेशा समझदार इंसान उसी को माना जाता है जो कुछ गलतियां खुद और बाकी गलती दूसरों की गलतियों से सीखता है। ठीक है, आप भी समझदार बनिए, स्मार्ट बनिए। हमारी लाइफ वही 60-65, और अगर ये जो क्राइसिस चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, ये इसी स्पीड से बरकरार रहा तो शायद और भी कम है। ठीक है, तो इतनी छोटी जिंदगी में हम हजारों गलतियां खुद करके, अगर हर दिन में भी हम 10 गलतियां करें तो भी शायद कंप्लीट ना होंगी। ठीक है, तो हर गलती खुद करके देख के आप नहीं सीख सकते, आपको दूसरों की गलतियों से भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, और उसी के अनुरूप आपको समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। स्टेप्स टू एंड malicious reviews should not lead to curbs on film criticism। malicious मतलब दुर्भावपूर्ण या फिर गलत होते हैं, जो दूसरे की रेपुटेशन को खराब करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रिव्यूज के नाम पे आजकल पैसे देके काम करवाने का ट्रेंड चला हुआ है। पैसे देके आप व्यूज बढ़वा सकते हैं, पैसे देके आप किसी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कर सकते हैं, अच्छा बुलवा सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ अब फिल्म्स के लिए भी हो रही है कि पैसे देके किसी भी प्रोड्यूसर का काम खराब करने के लिए, डायरेक्टर का काम खराब करने के लिए, एक्टर को डिग्रेड करने के लिए पैसे देके गलत रिव्यूज डलवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि अगर हम ये स्टेप्स उठाते हैं कि हम गलत रिव्यूज़ के ऊपर चेक रखें या इनको एंड करें, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम फिल्म के क्रिटिसिज्म को रोक पाएं। ठीक है, अब फिल्म क्रिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि वो ही फिल्म्स को रेटिंग देते हैं, अच्छी बुरी कैसी चल रही है फिल्म, उसको समझ के क्या उसमें कमी थी। अगर यहाँ पे ये फिल्म क्रिटिक्स जो होते हैं ये काम नहीं करेंगे, अगर कोई खराब फिल्म है उसका क्रिटिसिज्म नहीं होगा, तो लोग जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर हैं, वही फिल्म बनाएंगे जो वो आपको दिखाना चाहते हैं, ना कि वो फिल्म बनाएंगे जो आपको देखनी चाहिए और आपके लिए अच्छी हो, आपकी समझ को इलैबोरेट करे। वैसी चीज़ें वो नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि उससे हमें फिल्म क्रिटिसिज्म को रोक नहीं लगानी चाहिए। एन ऑनगोइंग केस बिफोर द केरला हाई कोर्ट ऑन रिस्ट्रिक्टिंग नेगेटिव रिव्यूज ऑफ फिल्म्स इन द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ देयर रिलीज। बोल रहे हैं एक केस चल रहा है केरला हाई कोर्ट में जिसमें रिस्ट्रिक्शन लगाने की डिमांड करी गई है। क्या? नेगेटिव रिव्यूज, किसी भी फिल्म के नेगेटिव रिव्यूज को पहले शुरुआती कुछ दिनों में, जब फिल्म रिलीज हुई उसके शुरुआती कुछ दिनों में उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। इस चीज के ऊपर केस चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूट्स एन इंटरेस्टिंग एज वेल एज चैलेंजिंग फ्री स्पीच इशू। बोल रहे हैं ये क्या बनाता है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और बहुत ही चैलेंजिंग क्या बना रहा है, फ्री स्पीच का, जो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो एक मसला है ना, उसके ऊपर है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति फिल्म को क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो भी फिल्म के क्रिटिसिज्म, फ्री स्पीच का पार्ट है। ठीक है, और वहीं दूसरी ओर अगर कोई राइटर या कोई प्रोड्यूसर या कोई डायरेक्टर अपनी फिल्म को बताना चाहता तो उसका भी अधिकार है कि वो अपनी बात कह सके। ठीक है, तो अब आप किसको रोकोगे, किसको आप सही ठहराओगे, और आप ये चेक कैसे लगाओगे कि जो XYZ कोई भी रिव्यू है वो पैसे दे के दिया गया रिव्यू है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे? तो बहुत ही चैलेंजिंग एक स्थिति केरला हाईकोर्ट के सामने आई है। The court has taken on the task of distinguishing genuine film criticism from attempts to destroy a movie's prospects of success। बोल रहे हैं कोर्ट के सामने एक टास्क है बहुत बड़ा, जो कोर्ट ने अपने हाथ में लिया है वो एक टास्क है। और क्या? डिस्टिंग्विश करना, यानी कि अलग कर पाना कि ए ने भी रिव्यू दिया है, बी ने भी रिव्यू दिया है, सी ने भी। ए ने हो सकता है पैसे लेके दिया है, बी और सी ने हो सकता है जेन्युइन दिए हैं, बट ये डिफ्रेंशिएट कर पाना, ये जो है कोर्ट के सामने एक टास्क है। अब क्या डिस्टिंग्विश करना है कि असल जो फिल्म क्रिटिसिज्म है वो कौन सा है और दूसरे कौन से हैं फ्रॉम अटेम्प्ट्स, किससे अलग कर पाना कि
किसी भी मूवी के सक्सेसफुल होने की जो उम्मीद है, उसका जो प्रोस्पेक्ट है, उसको कौन से क्रिटिसिज्म है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, यानी कि कौन से जो क्रिटिसिज्म है वो पैसे लेके किए गए हैं। थ्रू मैलिशियस कमेंट्स, मैलिशियस कमेंट्स मतलब जो आपकी धूमिल करने के लिए दुर्भावपूर्ण जो कमेंट्स हैं, उनके जरिए फिल्म के सक्सेस रेट को गिराने की कोशिश की जा रही है। और बाय थ्रेटनिंग टू पोस्ट नेगेटिव रिव्यूज विद द व्यू टू एक्सटॉर्टिंग मनी, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी फॉलोइंग ज़्यादा है या जिसके पास काफ़ी होल्ड है, और वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर किसी को भी धमकी देता है कि भाई अगर आपने मुझे इतने पैसे नहीं दिए तो मैं आपके बारे में गलत रिव्यू डाल दूंगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हो रही होंगी। तो बोल रहे हैं कि इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए, ये कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ा टास्क है। It appears that the court is aware of the implications of any move to restrict or curb disparaging reviews for free speech। बोल रहे हैं कि लगता है कि कोर्ट को भली भांति ये पता है कि अगर वो रिव्यूज को, डिस्पार्जिंग मतलब नेगेटिव जो कमेंट्स हैं, नेगेटिव जो रिव्यूज हैं, अगर उनको रोकने की या रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं फ्री स्पीच के एवज में, तो उसका क्या दुष्परिणाम, क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, इससे कोर्ट भली भांति अवेयर है। एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इन दोनों के अंडर में ये चीज़ें आती हैं, रिव्यू देना, तो अगर उनको वो रोकने की कोशिश करते हैं तो उसका क्या अंजाम हो सकता है, ये चीज़ कोर्ट जानता है। बट इट रिमेन्स टू बी सीन हाउ it will be able to balance the commercial interests of filmmakers and the freedom of reviewers। लेकिन ये देखना अभी बाकी है, ये अभी देखना बाकी है कि किस तरीके से कोर्ट जो है बैलेंस कर पाएगी किसके बीच में, एक फिल्म का जो कमर्शियल इंटरेस्ट, कमर्शियल यानी कि उनको फाइनेंशियल जो प्रॉफिट होने वाला है उसके जो हित है उसके बारे में कैसे देख पाएगी, और जो राइटर्स हैं, जो क्रिटिक्स हैं, उनके जो रिव्यूज हैं, उनके फ्रीडम को कैसे, दोनों चीज़ों को बैलेंस कर पाएगी कोर्ट। फिल्म डायरेक्टर मुबीन रौफ had approached the court for a direction to the Information and Broadcasting Ministry and the State Information Technology Department। फिल्म डायरेक्टर है एक मुबीन रौफ, ठीक है, वो आए हैं कोर्ट के पास में, केरला हाई कोर्ट के पास में, कि भाई आप निर्देश जारी करो या आप कुछ दिशा दिखाओ हमें, किस बारे में, किसको, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को और स्टेट की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को, अमंग अदर्स, और भी कई डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें से ये दो प्रमुख हैं, टू इंश्योर दैट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड फिल्म रिव्यूइंग व्लॉगर्स डू नॉट publish any reviews of his film Aromalite Adhyathe Pranayam in social media for at least 7 days from the date of its release। बोल रहे हैं ये गए कोर्ट के पास में कि भाई आप इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को, स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को और कुछ और मिनिस्ट्रीज को आप कुछ डायरेक्शन दो, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर फिल्म वीलॉगर, फिल्म रिव्यूज जो लिखते हैं ना वीलॉगर्स, वो, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति, आजकल आपको पता है कि क्या होता है, फिल्म की एंडिंग एक्सप्लेन करके वीडियो डाल देते हैं, हिंदी में वो फिल्म का पूरा ट्रांसलेशन दे देंगे, वो वीडियोस डाल देते हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति फिल्म का रिव्यू जो है वो पब्लिश ना करे, और उनकी फिल्म का नाम है आरोमलेंटे अध्यते प्राणायाम। इस फिल्म का सोशल मीडिया पे कम से कम उसके रिलीज होने के 7 दिन बाद तक, यानी कि उसके रिलीज होने के पहले हफ्ते में कोई भी रिव्यू सोशल मीडिया पे ना डाला जाए, और वो चाहते हैं कि कोर्ट इसमें इंटरवीन करे, वो कोई डायरेक्शन निकाले। ठीक है, remarks and observations made so far in interlocutory orders suggest that court's focus is mainly on those who either post anonymously or vloggers with unknown credentials। बोल रहे अभी तक जो भी इसमें टिप्पणियां हुई हैं, जो भी इसमें इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर मतलब कि जो भी फाइनल जजमेंट आया है, जो कि एक्चुअली फाइनल नहीं है, बट किसी पर्टिकुलर के लिए अभी तक हमें लग रहा है कि ये हो सकता है फाइनल, या उनकी जो भी अभी तक वर्डिक्ट्स आई हैं, कोई भी ऑर्डर्स आए हैं, उससे यही पता चल रहा है कि कोर्ट का मुख्य जो फोकस है, मुख्य जो ध्यान है, वो उन लोगों के ऊपर है जो एनोनिमसली मतलब कि बिना कोई नाम के, गुमनाम बन के पोस्ट करते हैं, या फिर उन वीलॉगर्स के ऊपर है जिनके क्रेडेंशियल्स यानी कि उनके जो प्रमाणिकता है
वो सही नहीं है। Who trash films within hours of their release, जो कि फिल्मों को घटिया साबित करते हैं, उसकी निंदा करते हैं उस फिल्म के कुछ ही घंटों, रिलीज होने के कुछ ही घंटों के अंदर अंदर फिल्म के घटिया रिव्यूज देके फिल्म को नकार देते हैं विद अपेरेंटली मैलिशियस इंटेंट, और ऐसा लगता है कि उनकी हो सकता है कि कुछ गलत भावना हो, दुर्भावना हो, कुछ गलत वो करना हासिल चाह रहे हो, इसलिए वो ऐसा करते हैं। एंड डू नॉट थ्रेटन द फ्रीडम ऑफ फिल्म रिव्यूअर्स विद एक्नॉलेज्ड एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। और कोर्ट क्या चाहता है कि वो उन फिल्म रिव्यूअर्स जिनके पास में वाकई में, जिसका कोर्ट भी स्वीकार करता है कि इनके पास में एक्सपर्टीज है, ये इस चीज के जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं, इनके पास में एक्सपीरियंस है कि ये फिल्म को रिव्यू कर सके, उनके अधिकारों का हनन किए बिना कोर्ट ये चीज करना चाहता है। ठीक है। In an order on October 25, Justin Devan Ramachandran directed that a close watch on the online platform shall be maintained to ensure that anonymous malafide कंटेंट इज नॉट अलाउड टू सर्कुलेट। बोल रहे हैं कि एक ऑर्डर 25 अक्टूबर को पास किया गया था जस्टिस देवन रामचंद्रन के द्वारा, जिसमें उन्होंने निर्देश दिए थे कि एक क्लोज निगरानी करनी चाहिए, वॉच रखनी चाहिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर करनी चाहिए हमें। ठीक है, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी अज्ञात नाम से, अज्ञात रूप से, मैलिफिडे मतलब कि बदनीयती से कुछ पोस्ट करना, तो गलत इरादे से कोई कंटेंट ना पोस्ट करे, गलत कंटेंट अलाउ ना किया जाए फैलने से। ठीक है। एंड नेसेसरी एक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ द IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, शैल बी टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड स्क्रिप्टलेसली विदाउट डिले। और बोल रहे हैं कि इसके लिए जरूरी एक्शन अंडर IT एक्ट के तहत जरूरी एक्शंस लिए जाने चाहिए और उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाना चाहिए सावधानी पूर्वक। स्क्रपलेसली का मतलब होता है सावधानी पूर्वक, बिना कोई भी डिले के। Interestingly, the order also notes that apparently due to very pendency of these proceedings, बोल रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो ऑर्डर है इसमें ये चीज भी नोट की जाती है कि अपेरेंटली क्या हुआ है कि क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे पेंडिंग है, बहुत सारी प्रोसीडिंग ऐसे पेंडिंग है, द फिल्म मेड बाय द पिटिशनर हैड अ गुड रन एट द बॉक्स ऑफिस एज इट वाज स्पेयर्ड रिव्यू बॉम्बिंग। बोल रहे हैं कि ये जो पिटिशनर ने जिसने पिटिशन डायल करी है उनके द्वारा जो फिल्म बनाई गई है उसका काफी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है, क्योंकि उनको बख्श दिया गया। ये जो रिव्यू बॉम्बिंग वाला जो सिनेरियो है ना, इससे उनको बख्श दिया गया, इसलिए उनकी फिल्म काफी अच्छी चली है। The term that has gained currency for the phenomenon of deliberate spoiling of a film's prospects। और रिव्यू बॉम्बिंग का मतलब क्या है? रिव्यू बॉम्बिंग एक नई टर्म है जिसकी जोर पकड़ कब आई है? गेन करेंसी मतलब प्रचलन में आना। तो वो प्रचलन में कैसे आई है? क्योंकि एक फिनोमिनन, घटनाक्रम लगातार बनते जा रहे हैं जिसमें कि डेलिबरेटली यानी कि पर्पसफुली, जानबूझ के किसी भी फिल्म के प्रोस्पेक्ट को, उसकी कमाई को ऑल्टर किया जाता है, उसके साथ उसको स्पॉइल किया जाता है, उसको छेड़छाड़ की जाती है। इसको बोला जाता है रिव्यू बॉम्बिंग। तो इससे वो बच गई है उनकी फिल्म, क्योंकि उनकी फिल्म हो सकता है पहले रिलीज होनी थी और क्योंकि ये केस पेंडिंग रहा इतने टाइम तक, तो उनकी फिल्म ने तब तक लेकिन अच्छा काम कर लिया था। The union government is expected to file its response soon। तो केंद्र सरकार को भी अपना जवाब, ऐसा उम्मीद की जा रही है कि वो जल्दी ही अपना जवाब देंगे। बट अ वर्ड ऑफ कॉशन विल बी इन ऑर्डर। लेकिन जो भी ऑर्डर आएगा उसमें कुछ ना कुछ कॉशन यानी कि सावधानी बरतने की कुछ चीजें होंगी। The court's observation in its latest order that the freedom of those involved in making a film should not be sacrificed at the altar of the unbridled freedom of the expression। बोल रहे हैं कि कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में ये चीज भी सामने आई है, उन्होंने लेटेस्ट ऑर्डर में ये भी जाहिर किया है कि अनियंत्रित फ्रीडम ऑफ स्पीच के या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के आगे जो
फिल्म मेकर्स हैं उनकी जो फिल्म मेकिंग की प्रोसेस है उसको भी हम कुर्बान नहीं कर सकते, ठीक है। उनका जो फ्रीडम है एक्सप्रेशन का, उनका जो फ्रीडम है कि हमें एक फेयर स्पॉट मिले, हमें एक फेयर जगह मिले जहां पे फेयर तरीके से हमारी फिल्म को लोगों द्वारा जज किया जाए, बजाय कि उन लोगों के मैलिशियस अटेम्प्ट्स की वजह से जो कि पैसे लेके कुछ रिव्यू देते हैं, उस वजह से हमारी फिल्म की छवि धूमिल ना हो या फिर किसी फिल्म को ज्यादा बढ़ा चढ़ाना दिया जाए। तो इस चीज का जो फ्रीडम है वो फिल्म मेकर्स के पास भी होना चाहिए, जिसको कुर्बान नहीं किया जाना चाहिए अनियंत्रित फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के सामने, ऑफ दोज एक्टिंग अंडर द इंप्रेशन दैट दे आर नॉट गवर्न्ड। किसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? उन लोगों का जिनको ये पता है, जिनको वो ये लगता है कि उनको कोई भी जांचने परखने वाला है नहीं, उनके ऊपर किसी का नियम नहीं चलता, बाय एनी पैरामीटर्स और रेगुलेशंस, शुड नॉट लीड टू अ वर्डिक्ट either curbing the freedom of critically analyze a film or an attempt to restrict the art of criticism। बोल रहे हैं तो इन सब चीजों के बीच में कोई भी वर्डिक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो यहाँ तो फ्रीडम जो है कि किसी भी फिल्म को क्रिटिकली एनालाइज किया जाए या फिर क्रिटिसिज्म को रिस्ट्रिक्ट करने का कोई भी हम ऐसा फैसला नहीं देना चाहते। आफ्टर ऑल, मेकिंग एंड रिव्यूइंग अ फिल्म आर बोथ टू एस्पेक्ट्स ऑफ सेम राइट टू फ्री स्पीच। बोल रहे हैं कि आखिरकार फिल्म बनाना, फिल्म को रिव्यू देना, ठीक है, ये दोनों ही चीजें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो हमारा राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है या फ्रीडम टू स्पीच है, राइट टू फ्रीडम नहीं, राइट टू स्पीच या फ्रीडम टू स्पीच है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस है, उसी का ये पार्ट है। दोनों चीजें ही, फिल्म बनाना और उसका रिव्यू, दोनों ही इसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। तो हम दोनों में से किसी को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते, और ऐसा नहीं है कि एक के एवज में दूसरे को प्राथमिकता देंगे या दूसरे की एवज में पहले वाले को प्राथमिकता देंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बट जो भी गलत चीजें हो रही हैं उनको रोकने का हमें जरूर प्रयास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, व्हाट एक्शंस हैज केरला हाई कोर्ट बीन आस्क्ड टू कंसिडर रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ फिल्म रिव्यूज। यानी कि केरला हाई कोर्ट ने कौन सी चीजें पॉइंट में रखने की बात करी है जब वो फिल्म के रिव्यूज देख रही थी, फिल्म रिव्यूज के बारे में अपना फैसला दे रही थी ना उस टाइम पे। इम्पोजिंग अ मैंडेटरी पॉजिटिव रिव्यू पीरियड फॉर द न्यू फिल्म्स। तो उन्होंने ये तो नहीं बोला कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए केवल पॉजिटिव रिव्यूज ही देने हैं। Restricting negative reviews of films in the first few days after their release, यही आया था कोर्ट में फैसला, इसी के ऊपर वो विचार कर रहे थे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following statements is true based on the passage about the Kerala High Court's approach to film reviews? इनमें से कौन सी बात जो है केरला हाई कोर्ट के अप्रोच के बारे में सही है फिल्म रिव्यूज को लेकर? The court intends to ban all negative reviews permanently to protect commercial interest. Incorrect है ये, उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा, उन्होंने यही कहा ना कि भाई फिल्म मेकर्स के पास में अधिकार है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत, फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत कि वो अपनी फिल्म बना सकते हैं। वहीं जो क्रिटिक्स हैं उनके पास अधिकार है कि वो अपना रिव्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो हमको दोनों के हितों को बैलेंस करके चलना है। The court is solely focused on curbing the freedom of speech of social media influencers. Incorrect. The court is trying to balance commercial interest and freedom of expression while distinguishing genuine criticism from malicious comments. Correct है कि वो genuine criticism को जो दुर्भावपूर्ण comments है उनसे अलग करके देखना चाहता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पैसेज की टोन कैसी है? तो काफ़ी पैसेज की जो टोन है वो कंसर्न्ड है, क्योंकि एक नया जो सोशल मीडिया की प्रेजेंस की वजह से एक नया जो खतरा सामने उभर कर आ रहा है, मैलिशियस कमेंट्स का, फ्रॉड कमेंट्स का, किसी भी मूवी की छवि को, उसके सक्सेस के प्रोस्पेक्ट को कम करने का। तो ये जो है एक नया कंसर्न है जिसके बारे में हमें एज सून एज पॉसिबल कदम उठाने पड़ेंगे। एनकरेजिंग नहीं है, क्रिटिकल, न्यूट्रल नहीं है, कंसर्न्ड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? The success of films at box office. इसके बारे में चर्चा नहीं करी। The impact of social media influencers on film reviews, कि social media influencers का फिल्म के रिव्यूज पे क्या प्रभाव पड़ता है, पॉसिबिलिटी है। आगे देखते हैं। The protection of free speech in film criticism, कि फिल्म क्रिटिसिज्म में हमें फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करना है, जो कि बेसिकली पूरे पैसेज को सम अप करता है, ठीक है।
तो इम्पैक्ट केवल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का इम्पैक्ट नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ों का इम्पैक्ट है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Which of the following can be inferred from Justice Devan Ramchandran's order regarding online film reviews? तो जस्टिस देवन रामचंद्र का जो ऑर्डर आया था फिल्म रिव्यूज को लेकर, उसके बारे में हम इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कह सकते हैं? The court seeks to enhance freedom of expression for film critics by removing restrictions. Incorrect है ये. Justice Ramchandran's order is an attempt to promote anonymous online content without regulation. कि वो चाहते हैं कि जो बेनामी ऑनलाइन कंटेंट पोस्ट करते हैं लोग, उसको और बढ़ावा मिले. ये तो गलत है ना, वो तो उसी के ऊपर रोक लगाना चाहते थे. द ऑर्डर एम्स टू प्रोटेक्ट फिल्म्स फ्रॉम मैलिशियस ऑनलाइन कंटेंट बाय मॉनिटरिंग एंड टेकिंग नेसेसरी एक्शन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. According to the passage, which of the following represents correct sequence of events as they relate to court's action and observations? कौन से सीक्वेंस में चीज़ें हुई हैं? The court noted the film box office success, directed a close watch on online platform. बोल रहे हैं कोर्ट ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस सक्सेस का ध्यान रखा और फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि एक क्लोज नज़र रखने के लिए बोला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर. एंड देन वॉन्ट अगेंस्ट सैक्रिफाइसिंग फिल्म मेकर्स फ्रीडम. इनकरेक्ट है, उनमें तो फिल्म मेकर्स के फ्रीडम को सैक्रिफाइस करने की कहीं बात ही नहीं कही. द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू रिस्पॉन्ड, कि गवर्नमेंट का भी फैसला आना है, उसकी उम्मीद है. अ क्लोज वॉच ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वॉज डायरेक्टेड, कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्लोज वॉच रखने के लिए कहा गया. एंड द फिल्म वॉज स्पेयर्ड फ्रॉम रिव्यू बॉम्बिंग. और जो फिल्म जो जिन डायरेक्टर ने फिल्म के लिए डाला है, रिव्यू के लिए पिटीशन डाली है, उनकी फिल्म बच गई थी इस रिव्यू बॉम्बिंग से. तो देखो ऐसा नहीं हुआ था. पहले उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर क्लोज नज़र रखने के लिए बोला था, उसके बाद गवर्नमेंट का उम्मीद की जा रही है कि वो कुछ लॉ बनाएंगे, इसके ऊपर कुछ जवाब देंगे जनता को, देश को. द कोर्ट डायरेक्टेड अ क्लोज वॉच ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. ठीक है. नोटेड द फिल्म्स बॉक्स ऑफिस सक्सेस ड्यू टू द प्रोसीडिंग्स एंड कॉशन अगेंस्ट कर्बिंग द आर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म. ऑप्शन सी करेक्ट है, कि पहले उन्होंने बोला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर नजर रखो, फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि अच्छा ठीक है इस प्रोसीडिंग में डिले हुआ बट फिर भी फिल्म ने अच्छा कमा लिया. फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन आर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. अब पैराजंबल का क्वेश्चन है, द प्रिवेलेंस ऑफ सच डिजीजेस इन इंडिया. अब किसी तरीके की डिजीजेस, किसी तरीके की बीमारी के बारे में बात करें कि इस तरीके की बीमारियां जो चलती आ रही हैं हिंदुस्तान में, कॉज्ड बाय पुअर डाइटरी हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल्स इज ऑलरेडी स्टैगरिंगली हाई. बोल रहे हैं कि इस तरीके की बीमारियों का जो चलन है हिंदुस्तान में, जो कि हमारे पुअर खाने पीने की जो आदतें हैं खराब, उनकी वजह से, लाइफस्टाइल के जो खराब आदतें हैं उनकी वजह से हो रहा है, वो ऑलरेडी स्टैगरिंगली, मतलब बहुत ही हैरत अंगेज करने वाले तरीके से बहुत हाई है. ठीक है. तो अब यहाँ पे सच डिजीजेस बोला गया. देखो शॉर्ट ट्रिक्स आपको जब यूज करने के लिए आप बोलते हो ना, तो यही शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं. सच वर्ड है जो किसी ऐसी चीज के बारे में बोल रहा होगा जो पहले बताई होंगी. सच डिजीजेस यानी कि उदाहरण बताए होंगे, पहले कुछ एग्जाम्पल दिए होंगे 2-4, उन्हीं के बारे में बोल रहा है ना कि ऐसी बीमारियां जो हैं वो हमारे खान पान की खराब आदतों की वजह से लगी हैं. तो पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता. अब ऑप्शंस में देखो, यहाँ पे भी पी फर्स्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे भी पी फर्स्ट स्टेटमेंट है, दोनों इनकरेक्ट हो गए. Jolted by widespread devastation witnessed during the COVID-19 pandemic. Jolted मतलब एकदम हिल जाना, झटका लगना. तो जो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से बहुत बड़ा एक झटका, उसके अंदर जो जान माल का लोगों का नुकसान हुआ, उसकी वजह से जो एक बड़ा झटका लगा है, पीपल हैव बिकम एक्यूटली अवेयर. उसकी वजह से लोग बड़ी तेजी से जागरूक हुए हैं किस बारे में? ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ फॉर फाइटिंग डिजीजेस. कि अच्छी सेहत होना कितना ज़रूरी है अगर हमें बीमारियों से लड़ना है. तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो गया कि कोविड-19 की वजह से कुछ चीज़ें हुई हैं. व्हेन द पेंडेमिक ब्रोक आउट, कौन सा पेंडेमिक? कोविड-19. इसी के पेंडेमिक का यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया गया ना, तो आर भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता. स्ट्रेस वाज लेड ऑन हाउ दोज विद प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन सच एज हाइपरटेंशन और डायबिटीज वर मोर वल्नरेबल.
तो बोल रहे हैं जैसे ही कोविड की पेंडेमिक की शुरुआत हुई थी तो इस बात के ऊपर जोर दिया जाने लगा कि वो लोग जिनको ऑलरेडी पहले से ही कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, अब देखो यहाँ पे देखो सच एज, ये एग्जाम्पल बता रहे हैं ना सच एज, तो यहाँ पे जो सच बोला वो इन्हीं उदाहरणों के बारे में बोला, यही जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं इन्हीं के बारे में बोला। सच एज हाइपरटेंशन या डायबिटीज वर मोर वनरेबल, वो ज्यादा रिस्क पर थे अगर उनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो, ठीक है। इनफैक्ट COVID-19 was also seen to induce certain cardiovascular ailments as well as high blood glucose levels। बोल रहे हैं कि COVID-19, बल्कि क्या हुआ कि COVID-19 में सब पाया गया कि जिन लोगों को COVID-19 हुआ तो उनमें कुछ कार्डियोवेस्कुलर एलिमेंट्स यानी कि खराबियां उसमें आ गई उन लोगों में, और हाई ब्लड शुगर लेवल भी उसमें देखा गया उन लोगों के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें पता चल गया कि क्यों हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद में अब एक चीज देखो कि इसी के बारे में बता रहे हैं ना कि जब कोविड की शुरुआत हुई तब कुछ बीमारियां दिखी हमें, तो ये हो गया आर, हमारा सेकंड स्टेटमेंट हो गया। अब आर सेकंड स्टेटमेंट यहां पर है, यहां पर नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, QRSP, ठीक है। इट ऑल्सो परसिस्ट इन मेन स्ट्रीम मीडिया, कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया में भी बना हुआ है, उसमें भी ये शामिल है। स्पेशली सम टीवी चैनल्स दैट गिव अ कम्युनल स्पिन टू न्यूज एंड प्रोपोगेट अ डिस्टॉर्टेड नैरेटिव। बोल रहे खास तौर पे कुछ टीवी चैनल्स जो हर एक मुद्दे को ना एक कम्युनल एंगल दे देते हैं। कोई भी न्यूज किसी भी चीज की होगी उसको कम्युनल एंगल, केरला में भी अटैक हुआ उसको भी मुसलमानों ने किया, ये किया वो किया, इजराइल से जुड़े हुए हैं तार, कितना कुछ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो बोल रहे हैं कि कुछ टीवी चैनल्स हैं जो कम्युनल स्पिन इसको दे देते हैं, इसको कम्युनल एंगल दे देते हैं न्यूज को, और एक डिस्टॉर्टेड, एक खतरनाक विकृत नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो इट ऑल्सो परसिस्ट, यानी कि इट से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। देखो कहां पर है पी फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन डी में है, इसको एलिमिनेट कर दो। दो देयर इज अ स्टैच्यूटरी मैकेनिज्म अंडर द केबल टीवी नेटवर्क्स एक्ट, बोल रहे हैं हालांकि एक ऑलरेडी लेजिस्लेटिवली फॉर्म्ड एक एक्ट है, एक मैकेनिज्म है, एक कार्यप्रणाली है अंडर द केबल टीवी नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट, not enough is being done to regulate the channels that spew venom day in and day out। बोल रहे हैं लेकिन फिर भी जो चैनल्स दिन प्रतिदिन दिन रात जहर उगल रहे हैं उनको रेगुलेट करने के लिए कुछ खास किया नहीं जा रहा। तो ये भी दो से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा कि किस बारे में बात करें, क्या ऐसी घटना हुई है जिसके लिए हमें केबल टीवी नेटवर्क एक्ट के बारे में बात करनी पड़ रही है, न्यूज चैनल्स पे लगा, खास तौर पे न्यूज चैनल्स ऐसा करते हैं, ये चीजें क्यों जिक्र करनी पड़ रही हैं। तो हमारा क्यू स्टेटमेंट भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, इसको भी एलिमिनेट कर दो। द SC हैज राइटली पुल्ड अप अ सेक्शन ऑफ द मीडिया, कि सुप्रीम कोर्ट ने सही तरीके से मीडिया के एक सेक्शन को पुल अप किया है, यानी कि रोकने की कोशिश करी है, पर्टिकुलरली वेब पोर्टल्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खास तौर पे जो वेबसाइट्स हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको, फॉर द प्रोलिफरेशन ऑफ फेक एंड कम्युनली कलर्ड न्यूज। किसके लिए उनको किया जा रहा है ये, कि वो फेक न्यूज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, फेक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोई भी न्यूज को कम्युनल एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज से रोकने के लिए कुछ उनने रोकथाम करने की कोशिश करी है, ठीक है। द कोर्ट हैज एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स दैट if this problem goes unchecked it would damage the country's image। अब द कोर्ट बोला गया, द कोर्ट मतलब वो कोर्ट जिसकी पहले जिक्र हुआ, और वो कहाँ पे जिक्र हुआ था, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला लिया है जब उनने कुछ मीडिया हाउस सेक्शंस को रोकने की कोशिश करी है, रोका है, खास तौर पे वेब पोर्टल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो कि गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे और कम्युनल एंगल दे रहे थे न्यूज को। ये हो गया हमारा आर फर्स्ट स्टेटमेंट। ए और बी दोनों में ही, ए और सी दोनों में ही आर फर्स्ट है, ठीक है। कोर्ट ने ये भी कहा, ये भी चिंता जाहिर करी, क्या चिंता जाहिर करी, कि अगर ये प्रॉब्लम
इसके ऊपर कोई नज़र ना रखे, इनको नहीं हम टोकेंगे, तो ये हमारे देश की जो छवि है उसको खराब करेंगे, धूमिल करेंगे. द मीनेस हाउएवर इज नॉट कन्फाइंड टू द लाइक्स ऑफ यूट्यूब, ट्विटर एंड फेसबुक. पर बोल रहे हैं कि ये जो उपद्रव है ना, ये केवल ऐसा नहीं है कि यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक तक ही सीमित है. ठीक है. इट ऑल्सो परसिस्ट. फिर इसी को लेकर आगे कंप्लीट करते हुए बोल रहे हैं कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया में भी मौजूद है, खास तौर पे टीवी चैनल्स में. तो एस हमारा होगा सेकंड स्टेटमेंट, और थर्ड होगा हमारा पी स्टेटमेंट, और फाइनल स्टेटमेंट होगा क्यू, जो कि बताता है कि हालांकि बहुत सारे ऐसे नियम ऑलरेडी हैं, बट उनके तहत कुछ कार्य ज़्यादा हो नहीं रहा. तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है? आर एस पी क्यू, RSQP, RSPQ. Option C is correct. When it comes to playing the guitar, Jim always hit the nail on the head. अब hit the nail on the head का मतलब होता है कि कोई चीज़ बिल्कुल सही करना. ठीक है, बिल्कुल सही जगह पे आपने उस चीज़ का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल सही काम किया है वो. तो जब बात आती है गिटार प्ले करने की, तो जिम हमेशा इज डिसऑनेस्ट, मतलब वो सही नहीं बोलता, गलत होता है, झूठ बोलता है, इनकरेक्ट है. मिसेस द पॉइंट, यानी कि जो वो कहना चाहता है वो कह नहीं पाता, इनकरेक्ट है. डज समथिंग राइट, कोई चीज़ बिल्कुल सही करता है, यानी कि वो बहुत अच्छा बजाता है या बिल्कुल सही नोड पे प्रेस करता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है राइम. राइम की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है. राइम का मतलब होता है जो नर्सरी राइम्स वगैरह होती है ना, एक के बाद एक वर्ड राइम करता है. टू सी, टू बी, ये जो होते हैं. रेलेवेंट, रेलेवेंट मतलब कोई चीज़ कितनी सी जगह पे फिट बैठती है, कोई आप बात करें तो उससे मेल जोल खाती है. ठीक है, रेलेवेंट. सक्सेसफुल, सक्सेसफुल के स्पेलिंग देखो इनकरेक्ट है. SUCCESSFUL. तो सक्सेसफुल मतलब काफ़ी व्यक्ति प्रभावशाली कुछ चीज़ में वो एकदम सक्सेस हासिल कर चुका हो. ऑप्शन सी इज करेक्ट. द कंपनी वॉज ऑन थिन आइस. थिन आइस का मतलब होता है बड़ी जोखिम भरी स्थिति में होना. ठीक है. इन अ सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, नो. फोर्सिंग इटसेल्फ टू कोलैबोरेट, नो. डिपेंडिंग ऑन बिजनेस कॉम्पिटिटर्स, नो. इन अ प्रिकैरियस और रिस्की सिचुएशन, काफी रिस्क पे थी. ऑप्शन डी इज करेक्ट. शी परफॉर्म द डांस रूटीन परफेक्ट, इम्प्रेसिंग एवरीवन. तो अगर आप कोई डांस रूटीन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको उसकी क्वालिटी बता रहे हैं ना कि आपने किस तरीके से वो परफॉर्म करा. तो परफॉर्म्ड के साथ में क्या आएगा? एडवर्ब आएगा. तो क्या आएगा? परफेक्टली. ठीक है, क्या आएगा? परफेक्टली. शी परफॉर्म्ड द डांस रूटीन परफेक्टली, इम्प्रेसिंग एवरीवन. परफॉर्म्ड परफेक्टली. ऑप्शन बी में एरर था. With all their little comforts destroyed, the survivors were thrown still farther back into barbarism. बोल रहे हैं कि उनके सारी चीज़ें उनसे छीन ली गई, जो भी उनको सुख दे रख सकती थी, या थोड़ी कंफर्ट चीज़ें, मतलब कि सुख देना नहीं होता, जैसे कि सर्दी की रात है तो आपके पास कंबल है, आपसे वो भी छीन लिया जाए. तो उनकी सारी ऐसी ज़रूरत की चीज़ें जो थी वो जला दी गई, डिस्ट्रॉय कर दी गई किसी भी तरीके से. और जो लोग बच गए थे उनको क्या किया गया? उनको फेंक दिया गया. कहाँ? स्टिल फार्दर बैक इनटू बार्बरिज्म के बदले क्या आएगा? स्टिल फर्दर. फर्दर मतलब और आगे धकेल दिया गया उनको. किसमें? फार्दर मतलब पीछे धकेलना, पुश करना, दूर फेंकना. और फर्दर मतलब और गहराई में झोंक देना. और उनके ऊपर बार्बेरिज्म मतलब और उनके ऊपर क्रूरता दिखाई जा रही थी. ठीक है. सो स्टिल फर्दर बैक, फॉर बार्बेरिज्म फॉर नहीं आएगा. स्टिल फर्दर बैक इनटू बार्बेरिज्म. ऑप्शन बी इज करेक्ट. परहैप्स माई फैमिली विजिट द ताजमहल नेक्स्ट मंथ. आपकी फैमिली ने अगले महीने ताजमहल देखना है. ठीक है. तो यहाँ पे परहैप्स माई फैमिली विजिट नहीं आएगा, विजिट्स होगा. परहैप्स माई फैमिली विजिट्स, क्योंकि माई फैमिली क्या है? सिंगुलर है. और सिंगुलर के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा. तो विजिट का क्या बन जाएगा? विजिट्स. परहैप्स माई फैमिली विजिट्स द ताजमहल नेक्स्ट मंथ. नेक्स्ट मंथ परहैप्स
माई फैमिली विजिट्स, ऑप्शन डी में एरर है। इन अमेरिका मोस्ट ऑफ द पीपल कैन स्पीक द इंग्लिश वेल। अब जब कोई भाषा का नाम होता है, हिंदी, द हिंदी नहीं होता, केवल हिंदी होता है। इंग्लिश, अरबी, ये सब भाषाएं हैं, इनके आगे द का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। तो द इंग्लिश नहीं होगा, केवल इंग्लिश वेल होगा। बटरफ्लाई वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द ब्राइट फ्लावर्स। अट्रैक्टेड का एंटोनिम बताना है। अट्रैक्टेड मतलब आकर्षित होना, ठीक है। रेकन्ड, रेकन्ड मतलब किसी चीज को मानना। रिपल्स, रिपल्स मतलब किसी चीज को पीछे धकेलना, हटाना अपने पास से। तो यहाँ पे अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना, तो रिपल्स मतलब पीछे धकेलना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। रिआर्ग्यूड, रिआर्ग्यूड मतलब किसी चीज का दोबारा से आर्ग्यूमेंट हो जाना। रिकर्ड, रिकर्ड मतलब किसी चीज का रिपीटेडली होना, बार बार होना। प्लीज एक्सप्लेन मी। अब जब आप किसी को बोल रहे हैं कि मुझे समझाओ, तो क्या बोलेंगे? प्लीज एक्सप्लेन टू मी, नॉट एक्सप्लेन मी। क्या बोलेंगे? एक्सप्लेन टू मी, क्योंकि एक्सप्लेन के साथ में टू का प्रयोग यहाँ पे मैंडेटरी है। प्लीज एक्सप्लेन टू मी हाउ दिस प्लान डिड नॉट वर्क। मुझे समझाओ कि ये प्लान काम कैसे नहीं किया। सो डिड नॉट वर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज में नहीं है। हाउ दिस प्लान, एक्सप्लेन मी में एरर है, एक्सप्लेन टू मी होना चाहिए। अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैव अ डैश इम्पैक्ट ऑन ब्रेन। तो जब आपके हम बोल रहे हैं कि बचपन की जो चीज़ें होती हैं, बचपन में जो बच्चों ने एक्सपीरियंस किया होता है, उसके हमारे दिमाग के ऊपर काफ़ी गहरा असर होता है, प्रभाव होता है। ब्रेन डेवलपमेंट अफेक्टिंग लर्निंग, ब्रेन की डेवलपमेंट में बहुत गहरा प्रभाव होता है, जिससे कि हमारे याद करने की चीज़ें, हमारी हेल्थ, हमारा बिहेवियर, हमारा अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी एंड इनकम, ये सब चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो परफेक्ट, परफेक्ट मतलब कोई बिल्कुल एकदम उत्तम चीज़ है, कोई हाई क्वालिटी चीज़ है। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मतलब गहरा। बेसिक मतलब साधारण सा, मूल सा। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब ऊपरी, आर्टिफिशियल। सो यहाँ पे ऑप्शन बी प्रोफाउंड, गहरा असर होता है। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब कोई चीज़ बड़ी नाजुक है, टूट सकती है, ठीक है, जो इजीली टूट जाए। अब इसका सिनोनिम ब्रिटल, ब्रिटल भी मतलब चीज़ कोई ऐसी जो टूट सकती है आसानी से। कांच की चीज़ों के ऊपर लिखा जाता है ना कि उसके कंटेनर के ऊपर लिखा जाता है कि आइटम्स अंदर इनसाइड आर ब्रिटल या फ्रेजाइल। दोनों वर्ड्स आपने देखे होंगे, ब्रिटल भी देखा होगा, फ्रेजाइल भी देखा होगा। तो ब्रिटल मतलब टूट सकने वाली। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्टर्डी मतलब काफी मजबूत। अनकेम्प्ड मतलब कि बड़ी मेसी सी कोई चीज। इंटेंस मतलब बहुत ही गहरी, बहुत ही पैशनेट, एक्सट्रीम। सो यहाँ पे ऑप्शन ए ब्रिटल इज करेक्ट। ही वॉज एडमायर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग वेलफेयर प्रोग्राम्स। अब एडमायर्ड का हमें एंटोनिम बताना है कि उसको बहुत प्रशंसा किया जाता था क्योंकि उसने काफ़ी वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए थे। तो इसका एंटोनिम क्या होएगा? किसी को आप बहुत प्रशंसा करते हैं किसी व्यक्ति की, तो दूसरी तरफ क्या होगा? या तो उसको घृणा करते हैं, गलत समझते हैं, निंदा करते हैं। डिस्पाइज्ड, डिस्पाइज्ड का मतलब हेटेड, ठीक है। कन्फेस्ड मतलब किसी चीज़ को कबूल कर लेना। अप्रिशिएटेड मतलब किसी चीज़ की तारीफ करना, समझना। सक्सीडेड मतलब किसी चीज़ में सफल हो जाना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए डिस्पाइज्ड इज करेक्ट। फिंगरप्रिंटिंग is one of the methods of dash using the impression made by the minute ridge formation or patterns found on the fingertips। बोल रहे हैं फिंगर प्रिंटिंग जो है ये वो कई सारे तरीकों में से एक तरीका है। डैश किस चीज़ का तरीका है? ब्लैंक है। यूजिंग दी इम्प्रेशन जिसमें कि हम क्या यूज़ करते हैं? हमारे फिंगर्स के ऊपर जो उभार बने होते हैं जिसको हम फिंगर प्रिंट बोलते हैं, छोटे छोटे उभार। माइन्यूट रिज मतलब उभार, माइन्यूट से जो रिज बने होते हैं, उभार बने होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। और पैटर्न्स फाउंड ऑन फिंगर टिप्स के ऊपर जो हमारे पैटर्न्स बने होते हैं उनकी मदद से। No two persons have exactly the same dash of ridge patterns। किन्हीं भी दो व्यक्तियों का एक जैसा फिंगरप्रिंट नहीं हो सकता। exactly the same dash of
अरेंजमेंट ऑफ रिज पैटर्न्स हो सकता है, दे रिमेन अनचेंज्ड थ्रू आउट द लाइफ, और एक बार बच्चा पैदा हो गया, उसके जो फिंगरप्रिंट्स बन गए, उसके बाद में वो फिंगरप्रिंट्स कभी भी चेंज नहीं होते, बंदा मर जाए तब तक वो फिंगरप्रिंट्स वही रहेंगे। फिंगरप्रिंट्स में बी क्लासिफाइड एंड फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिज पैटर्न्स। फिंगरप्रिंट्स किस तरीके से किए जाते हैं क्लासिफाई, कि उनका रिज पैटर्न क्या है। सेटिंग अप एन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम दैट इज ऑलमोस्ट डैश, जिसकी वजह से हम एक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बना सकते हैं या बनाते हैं जो कि ऑलमोस्ट आगे ब्लैंक है। Today, law enforcement agencies use computers to dash record fingerprints। बोल रहे हैं आज की डेट में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करती हैं टू, अब रिकॉर्ड करना है फिंगरप्रिंट्स तो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके क्या करते होंगे, डिजिटली रिकॉर्ड करते होंगे, ठीक है, तो डिजिटली रिकॉर्ड हो सकता है यहाँ पे पॉसिबिलिटी, एंड टू ट्रांसमिट देम इलेक्ट्रॉनिकली, और उनको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांसमिट किया जा सके टू अदर एजेंसीज फॉर कंपैरिजन। होता है ना, एक कैदी एक जगह पे, कोई मुजरिम यहाँ पे या सस्पेक्ट पकड़ा जाता है, फिर उसका सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाता है, तो जरूरी थोड़ी है कि वो मुंबई में पकड़ा गया तो मुंबई का ही लोकल आदमी हो सकता है वो यूपी का हो क्रिमिनल, हो सकता है वो पंजाब का क्रिमिनल हो सकता है जम्मू का कोई व्यक्ति हो, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पूरे इंडिया में उसका जो डेटा होगा उसको एनालाइज करेंगे फिंगरप्रिंट के बेसिस पे। अब आपको पता है कि एक व्यक्ति का जो फिंगरप्रिंट है किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ मैच नहीं हो सकता, तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में आप खंगाल लो, व्यक्ति तो वो एक ही होएगा ना। तो हम अगर इतना हमारा स्ट्रांग नेटवर्क है कि हम पूरी दुनिया खंगाल लें, तो हम पा सकते हैं कि किसी भी देश में अगर उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्ज होएगा हम वो पता लगा सकते हैं। By comparing fingerprints of the criminals with the recorded fingerprints, officials can establish dash proof of the presence or identity of person। बोल रहे हैं कि अगर हम अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में मौजूद फिंगरप्रिंट्स के साथ में किसी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स मैच करवाने में सफल हो जाते हैं या करवा पाते हैं, तो उससे जो कर्मचारी हैं, सरकारी ऑफिशियल्स हैं, वो उस व्यक्ति की आइडेंटिटी, उसके जिंदा होने, उसके प्रेजेंस का प्रूफ दे सकते हैं। फिंगरप्रिंटिंग इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ डैश यूजिंग द इम्प्रेशन मेड बाय द माइन्यूट रिज फॉर्मेशन। बोल रहे हैं फिंगरप्रिंटिंग वन ऑफ द मेथड्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट का मेथड है, सेटिस्फैक्शन का मेथड है। इन्वॉल्वमेंट मतलब किसी चीज में शामिल होना, सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कि प्रदर्शन करना, और आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानना। तो ये एक मेथड है किसी को पहचानने का, राइट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। No two persons have exactly the same dash of ridge patterns। अरेंजमेंट मतलब किस तरीके से उसकी फॉर्मेशन हुई है। स्टेटमेंट मतलब कुछ बोलना, कोई आपका संवाद हो, ठीक है। मैनेजमेंट मतलब किसी चीज को मैनेज कर पाना, और सेटलमेंट मतलब किसी चीज का समझौता हो जाना। तो यहाँ पे अरेंजमेंट की बात हो रही है, ऑप्शन ए अरेंजमेंट इज करेक्ट। Fingerprints may be classified and filled on the basis of rich patterns, setting up an identification system that is almost dash। risky है वो आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इनफैलेबल है, अनरिलायबल है या फैलेबल है। तो इनफैलेबल का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई गलती नहीं निकल सकती, बहुत ही भरोसेमंद होता है, ठीक है। और फैलेबल मतलब जिसमें गलती निकल जाए। तो यहाँ पे वो जो सिस्टम है वो इनफैलेबल है ना, यानी कि उसमें कोई गलती नहीं निकल सकती, वो बिल्कुल त्रुटिहीन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। टुडे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज यूज कंप्यूटर्स टू डैश रिकॉर्ड fingerprints and to transmit them electronically to other agencies for comparison। तो मैनुअली नहीं, डिजिटली। ऑप्शन बी इज करेक्ट। By comparing fingerprints of the criminals with the recorded fingerprints, officials can establish dash proof of the presence of identity of person। तो कैसा प्रूफ मिल सकता है उनको? एब्सोल्यूट का मतलब होता है यकीनन, पूरा सुनिश्चित प्रूफ मिल जाएगा। डाउटफुल प्रूफ नहीं होगा।
अनकन्फर्म्ड, यानी कि अगर वो मैच कर ले तो वो कन्फर्मेशन नहीं है। अरे जब मैच हो गए तो कन्फर्मेशन है ना, अनकन्फर्म्ड कैसे हुआ? प्रोविजनल, प्रोविजनल मतलब कि अभी कच्चा पक्का, अस्थाई जो है, तो अस्थाई नहीं है। जब फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए किसी क्रिमिनल के साथ तो कन्फर्म्ड प्रूव है ना कि यही वो व्यक्ति है, बिकॉज दो व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते। सो ये क्या होगा? एब्सोल्यूट प्रूफ होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन की PDF और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।